नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीएस सेंसेशन में। दोस्तों, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो चुका है 11 तारीख को। तो इसकी हम लोग आज पेपर सॉल्व करते हैं और इसकी जो सीरीज़ जो है हमारी वो सेट सी है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो पहला कथन है कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी और यह विगत 38 वर्षों से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी जो दे रखा है हमारा, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत। पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें यमुना नदी की सहायक नदी दी गई हैं बेतवा, केन, सिंध और चंबल। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे पहले जो है वो है चंबल, फिर उसके बाद सिंध, फिर उसके बाद बेतवा और उसके बाद केन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नांदी फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें मैचिंग दी गई है, यहाँ पर इसके देश दिए हैं और उसमें लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी, नॉर्मेंडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चटगांव, यानी कि चट्टोग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागरीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अशोक साहनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 मैचिंग टाइप्स की दी गई हैं, इसमें एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरी तरफ देश दिए गए हैं। तो इसको इसके साथ मैच करना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फर्स्ट का थर्ड, यानी कि बैगवा का फिलीपींस, बी का 4 यानी कि हरिकेन का संयुक्त राज्य अमेरिका, सी का 2 यानी कि टाइफून ऑफ चाइना और ऑप्शन नंबर डी विली ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुपोष यानी कि यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन क्या दिया है? यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, और दूसरा कथन क्या है कि यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। और इसमें कूट दिए गए हैं, तो इसमें कौन सा कूट सही है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर पूर्वी तट, दक्षिणी तट, पूर्वी तट, दक्षिण पश्चिमी तट। तो इसका राइट आंसर है दक्षिण पश्चिमी तट। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है
कि कुछ लोगों का यह मानना है कि ये दक्षिणी तट पर है और कुछ लोगों का मानना है कि दक्षिण पश्चिमी तट पर है। तो अगर आपको लगता है मेरा आंसर गलत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राइट आंसर मुझे भेज दें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और जैव विविधता अधिनियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे पहले जो हुआ था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर 1973, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट हाथी 1992 और जैव विविधता अधिनियम 2002। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अगुलहास। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है जैव भू रसायन चक्र। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निर्जातीय समूह और देश दिए हुए हैं। तो इसमें एक तरफ यहूदी, टेडा, बेजा, लुर दिए हैं, फिर इधर साइड मिस्र, ईरान, लीबिया, इजराइल दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों किसी किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग है तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपको राइट आंसर इसका आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैसूर, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, केप वर्डे। यानी कि केप वर्डे की जो कैपिटल है वो बामाको ना होके प्राइमा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होता है। तो औसत तापमान कितना होता है? -18 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मार्बर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीज। अगला क्वेश्चन है हमारा कि समुदाय का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, सीयर। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सीयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इस सूची 1 और सूची 2 दी गई है जिसमें पर्वत और देश दिए गए हैं। इसमें एटलस, कैलिमंजारो, चिम्ब्रोजो, फाइरेनीज और इसके कंट्रीज़ क्या हैं? फ्रांस, स्पेन, इक्वाडोर, तंजानिया, मोरक्को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा विद्यमान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, माइग्लोबिन। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, माइग्लोबिन। किंटा घाटी प्रसिद्ध है। किंटा घाटी प्रसिद्ध है टिन उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, उत्परिवर्तन। निम्नलिखित में से किन देशों के से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो इसमें कंट्री दिए हैं रेबोन, सोमालिया, भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि कहीं कहीं ये लिखा है कि सोमालिया भूमध्य रेखीय गिनी है, तो कहीं कहीं ये लिखा है कि भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो फायर अलार्म में ना ही फोटो सेल का इस्तेमाल किया जाता है और ना ही पानी का किया जाता है और ना ही सौर सेल का। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए सबसे इजी क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिए गए हैं। तो किस में दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9वें भाग में दिए गए हैं।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नियोप्रीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? तो तृतीय तल जोड़ा गया 1992 में, यानी कि 1992 में। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? दोस्तों ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि अगर प्रोटीन का पाचन होगा तो वो किस अंग से स्टार्ट होगा। अगर हम किसी चीज़ को खाएंगे तो मुंह, ये देखा जा सकता है, तो मुंह से भी स्टार्ट हो सकता है, और ये भी देखा जा सकता है कि वो अमाशय से भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद में एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नए राज्यों का प्रवेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूपीएससी का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी, यूपीएससी का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता है? तो कौन सा होता है? विटामिन के, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है राज्य निर्वाचन आयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, राज्य निर्वाचन आयोग में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कूट क्या दिया गया है? पहला कूट दिया है कि मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। यानी कि जो हमारी कथन है वो दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है यूपीएससी 315, ऑप्शन नंबर डी, यूपीएससी 315 पर नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हींग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? दोस्तों ना ही 268 करता है, ना ही 280 करता है, ना ही 276 करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीक शर्करा अधिक मधुर होती है, और कारक क्या दिया है कि प्रतीक शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो इसका कूट कौन सा सही है? इसका कूट सही है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। तो इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष दिए हैं जयंती पटनायक, ममता शर्मा, गिरिजा व्यास, पूर्णिमा आडवाणी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहले कौन है? पहले नंबर पर है जयंती पटनायक, फिर उसके बाद पूर्णिमा आडवाणी, फिर उसके बाद गिरिजा व्यास, फिर उसके बाद ममता शर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये दिया गया है, इसमें धातु दी गई हैं और इसके गुणधर्म दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है कि दोस्तों देखिए, पहले डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं कि चांदी जो है विद्युत का अजत सुचालक होता है। तो उसके हिसाब से हम लोग मैच कर लेते हैं। तो उस हिसाब से उसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई। दोस्तों, इस क्वेश्चन में बहुत से लोगों ने ऑप्शन नंबर डी यानी कि लद्दाख सही किया है, लेकिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है। तो कृत्रिम पदार्थ नहीं है ऑप्शन नंबर ए, फाइब्राइन। अगला क्वेश्चन, मूल कर्तव्य 4th ए राज्य 6th में है, भारत का महान्यायवादी और ये 13 में नहीं है, यानी कि ये हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची में क्या दिया है, पहला पदार्थ दिए गए, उसमें दूसरा अनुप्रयोग दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए का 2 और बी का 3, सी का 1st और डी का 4th। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किस में वर्गीकृत किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अच्छा प्रदर्शन, परफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन ये भी पॉलिटी का, कि भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल किए गए। तो हृदय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जो कुछ शहर हैं, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 और 2। कौन से 1 और 2, यानी कि वाराणसी और मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें कथन और कारण दिए गए हैं। तो इसमें पहला कथन क्या दिया है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता और एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए गए हैं। और इसका कारण क्या है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियाँ जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो इसके कूट दिए गए हैं, इसका कूट कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में TFR पूछा गया है कि TFR कितना है। तो TFR है 2.1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या होती है। न्यूनतम संख्या होती है 12, यानी कि किसी प्रदेश की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित 12 कैबिनेट सदस्य रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन से विधियां या विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसको सेट करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि जिस हिसाब से ये दिया गया है क्वेश्चन में उस हिसाब से ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। सबसे मोस्ट पॉपुलर स्टोरी केशवानंद भारती केस 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें क्या दिया गया है कि यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है और इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60:40 होती है। तो इसका राइट आंसर है दोनों सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि इसमें आर्टिकल दिए हैं और ये देखना है कि कौन सा आर्टिकल सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 48 जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पोस्कीय यानी कि संस्टेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य। तो संस्टेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि सांस्कृतिक अखंडता एवं पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा और महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी केवल एक सही है। देखिए जो महान्यायवादी होता है वह एक संसद के सदस्य की तरह होता है ना, और केवल इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हौसला 2018 इसमें से कौन सा कथन सही है कि हौसला का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था और यह बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें कथन दिया गया है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कारण है भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2024। देखिए संयुक्त बैठक किस कंडीशन में होती है? संयुक्त बैठक सामान्य विधेयक के कंडीशन में होती है। दोस्तों धन विधेयक को राज्यसभा से कोई मतलब नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कि HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीब सूचकांक यानी कि MPI द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रतिस्थापित किया? तो 2010 में से अलग कर दिया गया था। ये देखिए लॉकडाउन का क्वेश्चन आ गया है कि लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार पर निम्नलिखित में से किन कानून से प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 और 4 यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे जो कथन दिए हैं, कथन कौन कौन से दिए हैं कि NPI सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया था और NPI का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त कराना है। तो इसका राइट आंसर क्या है कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए गलत है, परंतु आर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन पॉलिटी से आ गया है, तो इसमें मैच करना है। तो इसका जो मैच होगा वो ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें एक दिया गया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में भारत का 63वां स्थान था और वर्ष 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भारत का स्थान 77वां था। तो इसका जो सेकंड नंबर का पॉइंट है वो सही है, यानी कि 2019 में 77वां स्थान था। देखते हैं, ये दोनों सही हैं। तो
ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में 63वां और 19 में 77वां, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए केंद्रीय बजट के ऊपर भी क्वेश्चन आ गया है कि इसमें कहा गया है केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉरपोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा कितनी बढ़ा दी गई है? तो कितनी बढ़ा दी गई है? 15%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी से रिलेटेड है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो बायोटेक पार्क हमारा लखनऊ में है। दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत से लोगों ने नोएडा का आंसर दिया है, लेकिन नोएडा आंसर गलत है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें योजना और अभियान दिए हैं और उनका प्रारंभ वर्ष दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विकास अन्वेषण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, यानी कि सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? यानी कि बेनेट द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेनेट। TTCI कौन जारी करता है? तो TTCI करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि विश्व आर्थिक मंच। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है, तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव यानी कि ये जो सेट दिए हैं वो सही दिए हैं, यानी कि पहले समुद्र जल का बढ़ना, फिर नदी का बढ़ना, बीमारियों का फैलना और प्रभाव व्यक्ति का विरंजन होना। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कहा गया है कि ये कुछ वो दिए गए हैं, इनमें ये बताया गया है कि इन्हें सही तरह से सेट करें। यानी पहला क्या दिया है कि नाबार्ड की स्थापना, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला चौथा, यानी कि सबसे पहले ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी, फिर उसके बाद नाबार्ड की स्थापना हुई थी, फिर उसके बाद स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, फिर लास्ट में हुआ था किसान क्रेडिट कार्ड योजना। और ये हुए कब कब थे? नाबार्ड हुआ था 1982 में, और स्वयं सहायता हुआ था 1990 में, क्रेडिट कार्ड 1998 में, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी 1975 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर उसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन अब की बार इंटरनेशनल लेवल पर दिया गया है, तो इसमें इसको भी सही तरह से सेट करना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहला चौथा, यानी कि द लिमिट टू ग्रोथ 1972, फिर उसके बाद ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन 1987, फिर उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन 1989, फिर उसके बाद रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कौशल भारत अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी और इसका मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि पहला कि कौशल विकास योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हरियाणा,
इसका स्टार्टअप होता है मध्य प्रदेश से, जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश में मिल जाती है किसके पास, यमुना नदी के पास। यानी कि ये यमुना नदी की सहायक नदी है और हरियाणा में नहीं जाती है ये। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। तो श्री पर्वतीय कहा गया है इक्ष्वाकु वंश के शासकों को। चलिए अगली तरफ आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया है। तो स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019 में स्टार्ट किया गया था। एग्रोनोमई अधिकारी मौर्य काल में इसका क्या काम होता था। एग्रोनोमई यानी कि जो मार्ग का निर्माण एग्रोनोमई के अधिकारी मौर्य काल में किया करते थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया। तो ये कौन सी समिति थी, अलग समिति। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए महाजनपद से क्वेश्चन दिया गया हुआ है कि महाजनपद उनकी राजधानी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले का मत्स्य की राजधानी क्या थी, विराटनगर। कुरुओं की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। सूरसेन की मथुरा और अश्मक की थी पोतन। अगला क्वेश्चन है हमारा, HDI की गणना में क्या सम्मिलित नहीं किया जाता। तो HDI की गणना में सामाजिक असमानता यानी कि सोशल इनइक्वालिटी नहीं की जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसमें कथन दिए हैं कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। चोल के शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया। इसमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, सही, यानी कि दोनों सही हैं और दोनों आर जो है वो एक ही व्याख्या करता है। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया। तो गरीबी की संस्कृति ऑस्कर लुईस ने कब किया था, 1959 में। चलिए अगला क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की गुफा का उसके शैल चित्रों के प्रातिहासिक महत्व किसने खोजा। तो VC वांककर ने। ये एक रेंजर था और भीमबेटका गुफा कहाँ पर स्थित है, MP में, यानी कि मध्य प्रदेश में। चलिए इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। बाल विकास की परियोजना परिवार नियोजन से कोई मतलब नहीं। इसमें क्या होगा, समन्वित बाल विकास परियोजना। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया। विलय नीति हमेशा किसने लागू कर रखी थी, डलहौजी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। इसने झांसी बहुत से क्षेत्रों का विलय किया था। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक समाज और मध्यकाल समाज। तो जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी, और जो मध्यकाल था वो एक जमींदारी सभ्यता थी। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होता है हमारा, इसका आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी, 4312। आगे बढ़ते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने। तो 1971 से 1981 जनगणना में कानपुर और लखनऊ को 10 लाख सिटीज़ बनाया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें बुक एंड ऑथर्स दिया हुआ है कि इसमें हमको मैच करना है कि कौन से बुक कौन से ऑथर्स ने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर है पहला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, पहले का तीसरा, यानी कि स्टोरी ऑफ द
माय डिस्पोर्टेशन लिखी थी लाला लाजपत राय ने, और गीता रेस लिखी थी बाल गंगाधर तिलक, और ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडिया विंग्स फ्रीडम बहुत मोस्ट पॉपुलर बुक्स है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 और सूची 2 दी गई है, इसमें व्यवस्था दी गई है जडमानी, बाराबलूड, मिरासी, अडाडे, और इसको सेकंड सूची के साथ मैच करना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहले का पहला और दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा। 1755 में डिडिगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली ने की थी। ऑप्शन नंबर बी। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति यानी कि मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट ई पार्क ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इंडिया आइडिया समिट 2020 के बारे में कौन सा कथन सही है? इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव 22 जुलाई को 2020 में आयोजित किया गया था, ये सही है। और इसकी थीम क्या थी? भारत का सशक्तिकरण। तो इसकी थीम गलत है, इसकी थीम है बिल्ड ए बेटर फ्यूचर, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इसकी जो स्टार्टअप हुआ था वो 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया था। देखिए ये आंसर देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक तरफ शेख दिए गए हैं, यानी कि मुस्लिम शेख, और उस तरफ दरगाह दी गई है शायद। तो इसका राइट आंसर क्या है? शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में नहीं है, दिल्ली में है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि सेंट्रल लॉ यूनिवर्सिटी 29 जुलाई 2020 को यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में बनाने का अनुमोदन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राजबहार को पुनर्जीवित करके किया गया? तो शहाब नहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा किया कि वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किताब-ए नौरस पुस्तक के लेखक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से एक नदी हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालय नदी है। तो ट्रांस हिमालय नदी सतलज। देखिए हिमालय को 3 भागों में बांटा गया, एक तो ट्रांस हिमालय, और फिर वृहद हिमालय, फिर निचला हिमालय। तो सबसे ऊपर कौन सी नदी आती है? सतलज। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% भारत में लगभग 30% बाघ अभयारण्य के बाहर रहते हैं। तो इसका राइट आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों सही है। आगे देखते हैं कि ये जनजातियाँ दी गई हैं और कौन सी जनजाति कहाँ पर स्थित नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खस। खस अरुणाचल में नहीं है, खस जो है वेस्ट बंगाल और नेपाल में है। आगे देखते हैं कि ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन 4 जून 2020 की मेज़बानी किसने की? तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके ने की। आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या क्वेश्चन दिया है कि झील दी गई है और ये पूछा गया है कि कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1 2 3 4 यानी कि सामने सामने, यानी कि साला झील अरुणाचल, बड़खल हरियाणा, लोकटक मणिपुर और कालीवेली तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं
कि इसमें ये पूछा गया है कि नेशनल पार्क दिए गए हैं और इसके स्टेट दिए गए हैं, तो इसमें इसको मैच करना है। तो इंद्रावती कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, मोमेल गोवा में, कलेसर हरियाणा में, बेतवा झारखंड में। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया? तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया ना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें खनिज दिए गए हैं और उत्खनन शहर दिए गए हैं कि तांबा, चित्रदुर्ग, लौह अयस्क, बेल्लारी, मैंगनीज, भीलवाड़ा, बॉक्साइट, कटनी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 3। 1 और 3। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2020-21 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया? तो किसको नहीं चुना गया? कनाडा को। तो दोस्तों ये था यूपी पीसीएस का क्वेश्चन पेपर, और मुझे मालूम है इसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत भी हो सकते हैं, और तो मैंने आपसे पहले ही यही कहा है कि जिन क्वेश्चन को आपको आंसर गलत लगते हैं तो उनको कमेंट बॉक्स में सही आंसर मुझे लिख के भेज दीजिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम।